प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः UGC नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस वेलकम टू फील्ड ऑफ फॉर्म यूट्यूब चैनल यूनिट 10 पुराणों इतिहास धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन क्लास नंबर 67 और टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय निधु चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आपको क्लासेस की लिंक और इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो जो भी नए स्टूडेंट है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और ये हमारे फील्ड ऑफ फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। और ये हमारे नेट फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए क्लास लगेगी, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM को संस्कृत सेकेंड पेपर की क्लास लगेगी, 9 PM को शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा और 9 PM को हमारा पेपर फर्स्ट जो है उसकी DI मैथ्स रीजनिंग ये सब हो गई उसकी क्लास लगेगी। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, आप नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो www.ugcnet. हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इजीली डेली के डेली जो क्लास लगते हैं उसके PDF वहाँ से पा सकते हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है जो कि YouTube पर जो हमारे क्लासेस होते हैं वो 1 by 1 आपको सारे क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे जाके देख लीजिए, ठीक है। और हमने गिव अवे रखा था और गिव अवे में हमने ये 3 प्राइज भी रखे थे और बहुत ही जल्द हमारा गिव अवे जो फर्स्ट में को होने वाला है उसमें हम प्राइज रखा हुआ है, तो जो भी लकी स्टूडेंट है वो उसको विन करके आना। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि हमारा एम क्या है। एम की गूंज लगा लो भाई। जो हमारा मिशन है, जो हम चाहते हैं, हमारा जो एम है वो सभी जगह पे लिख लो ताकि हम भूल न जाए। कोई हमें नींद से भी जगाए तब भी हमें याद रहना चाहिए कि यार हमें JRF तो लाना ही लाना है, JRF के सिवा हमें कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लिख लीजिए JRF का जलवा, वी वांट JRF, लिख लीजिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट, ठीक है। देखते हैं हम हमारा कितना सिलेबस हो गया है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 और 9 हमने कवर कर ली है और यूनिट 10 जो है वो हमारा अभी चल रहा है, उसकी 2 क्लासेस होंगी जो उसके बाद हमारा यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है लिपि तथा अभिलेख। तो देखते हैं हम लिपि तथा अभिलेख। गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के 3 प्रकार हैं। हमने ये सब उसका सामान्य परिचय तो हमने यूनिट 9 में देख ही लिया था, उसका विशिष्ट अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा मत पूछिएगा ब्राह्मी लिपि कहाँ से आई और ये अशोककालीन क्या है, ये सब यहाँ पे नए नए सवाल मत पूछिएगा क्योंकि हमने ये सब करवा लिया है, ठीक है। तो गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि यानी ब्राह्मी लिपि 3 प्रकार की है। पहली है अशोककालीन, दूसरी है गुप्तकालीन और तीसरी है कृषाणकालीन। तो ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियां, दक्षिण और उत्तर भारतीय। तो देखते हैं हम अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेख के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कई विद्वानों का मत है कि यह लिपि प्राचीन सिंधु लिपि से निकली है, अतः यह पूर्ववर्ती रूप में भारत में पहले से प्रयोग में थी। जो लिपि है ब्राह्मी लिपि वो पूर्ववर्ती रूप से भारत में पहले से ही क्या थी, प्रयोग की जाती थी, ठीक है। सिंधु लिपि के प्रचलन से हट जाने के बाद जो प्राकृत भाषा है वो प्राकृत भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि प्रचलन में आई।
जो सिंधु लिपि थी तो उसके प्रचलन से हट जाने के बाद प्राकृत भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि प्रचलन में आई। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखा गया जो समय के मार झेल सके। प्राकृत पाली भाषा में लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध उपदेश आज भी सुरक्षित है। इसीलिए यह सत्य है कि इसका विकास मौर्यों ने किया है। यह लिपि उसी प्रकार बाई और से दाई और लिखी जाती थी जैसे उनसे निकली हुई आजकल की लिपियां। ललित विस्तार में लिपियों के जो नाम गिनाए गए हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का नाम भी मिला है। इस लिपि का सबसे पुराना रूप अशोक के शिलालेखों में पाया गया है। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तार में जो उन 64 लिपियों के नाम गिनाए गए हैं जो बौद्ध को सिखाई गई, उनमें नागरी लिपि का नाम नहीं है, ब्राह्मी लिपि का नाम है। ललित विस्तार का चीनी भाषा में अनुवाद ईस्वी सन 308 में हुआ था। जैनों के पंचवर्णा सूत्र और समवायंक सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए हैं, जिनमें पहला नाम बम्बी यानी ब्राह्मी है। उन्हीं के भगवती सूत्र का आरंभ नमो बम्बीय लिपिये यानी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। जो 18 लिपियों के नाम दिए हैं उसमें बम्बी लिपि का नाम यानी ब्राह्मी लिपि का नाम है। उन्हीं के भगवती सूत्र का आरंभ नमो बम्बिये लिपिये यानी ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। सबसे प्राचीन लिपि भारतवर्ष में अशोक की पाई जाती है, जो सिंध नदी के पार के प्रदेशों यानी गांधार आदि को छोड़ भारतवर्ष में सर्वत्र बहुधा एक ही रूप में की मिलती है। जिस लिपि में अशोक के लेख है वह प्राचीन आर्यों या ब्राह्मणों की निकाली हुई ब्राह्मी लिपि है। जैनों की प्रज्ञापन सूत्र में लिखा है कि यद धर्मादि भाषाया आधार ब्राह्मी लिपि वर्तते। अर्धमागधी भाषा जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वह ब्राह्मी लिपि है। अर्धमागधी भाषा मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच के प्रदेश की भाषा है जिससे हिंदी निकली है। अतः ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यव्रत की लिपि है। इससे ऐसा पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि जो है वो मध्य आर्यव्रत की लिपि है, जिससे क्रमशः उस लिपि का विकास हुआ जो पीछे नागरी कहलाई। मगध के राजा आदित्य सेन के समय ईसा की 7वीं शताब्दी के कुटिल मागधी अक्षरों में नागरी का वर्तमान रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ईसा की 9वीं और 10वीं शताब्दी से तो नागरी अपने पूर्ण रूप में लगती है। इस प्रकार अशोक के समय के अक्षरों से नागरी अक्षर क्रमशः रूपांतरित होते होते बने हैं। यह पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्राचीन लिपि माला पुस्तक में और एक नक्शे के द्वारा स्पष्ट दिया गया है। तो किसने बताए गए हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्राचीन लिपि माला नामक पुस्तक में और नक्शे के द्वारा दिखाया है कि जो अशोक के समय में अक्षरों थे वो नागरी अक्षर से क्रमशः रूपांतरित होते बने हैं। उसके बाद सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में अंकित प्रमुख अभिलेख, तो कौन कौन से अभिलेख हैं तो देखते हैं। रुम्मीदेई स्तंभलेख, गिरनार शिलालेख, बराबर गृह्यलेख, मानसेहरा शिलालेख, शाहबाजगढ़ी शिलालेख, दिल्ली स्तंभलेख, गुर्जर लघु शिलालेख, मस्की शिलालेख, कांधार द्विभाषी शिलालेख, ये कौन से हैं? सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में अंकित प्रमुख अभिलेख है। तो देखते हैं गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि।
गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का काल तीसरी शताब्दी ईसा से है। गुप्त लिपि, जिसे गुप्त ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, भारत में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी थी और इसने आगे चलकर देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतन और बंगाली असमिया लिपि को जन्म दिया है। तो जो ब्राह्मी लिपि है उससे ही बाकी सारी जो लिपियां हैं उसको जन्म दिया है। तो कौन कौन सी? देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतियन और बंगाली, असमिया, ये सब लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। उसके बाद है अभिलेख का साक्ष्य। प्राचीन शिलालेखों आदि से भारत में प्राचीन समय से लेखन कला का ज्ञान होता है। ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम 581 से 485 ईसा पूर्व के बहिस्तून अभिलेख में उत्कीर्ण लेखन को लिपि यानी लिपि कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अभिलेखों का समय 4000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अशोक के शिलालेखों से पूर्व के 2 छोटे अभिलेख मिले हैं। पहला है अजमेर जिले के बडली गांव से और दूसरा है नेपाल की तराई में पिपरावा स्थान से। बाबली वाला अभिलेख एक स्तंभ के टुकड़े पर है। इसमें प्रथम पंक्ति है वीराय भगवते, द्वितीय पंक्ति है चतुराशीति वर्ष, अर्थात वीरस्त भगवत चतुर्विशी वर्ष, यानी भगवान वीर या महावीर के निर्वाण के 84वें वर्ष में। इससे इसका समय 527 ईसा पूर्व से 443 ईसा पूर्व होगा। पिपरावा वाले लेख का समय श्री गौही ओझा ने प्राचीन लिपि माला में पृष्ठ 2 और 3 में 487 ईसा पूर्व के कुछ बाद का माना है। इससे स्पष्ट होता है कि ईसा पूर्व 6ठी या 7वीं सदी में भारत में लेखन कला एवं लिपि का विस्तृत प्रचार था। स्थायी लेख के लिए शिला, स्तंभ, स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि के पत्र, पक्की मिट्टी के सिक्के आदि प्रयुक्त होते थे। प्रारंभ में ग्रंथों आदि के लिए लेखन के लिए पर्ण यानी ताड़पत्र आदि का प्रयोग होता था। बाद में भुंज यानी भोजपत्र, लकड़ी, वस्त्र, चमड़ा आदि का प्रयोग हुआ था। उसके बाद कागज का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। पाश्चात्य विद्वानों ने श्रुति यानी श्रवण परंपरा से वेद शब्द को लेकर बहुत वितंड खड़ा किया है और निर्णय दिया है कि भारत में केवल मौखिक परंपरा श्रवण श्रावण श्रुति की थी। वे लेखन कला से अनभिज्ञ थे। यह बात सर्वथा असंगत है। आज भी वेद आदि के लिए श्रवण परंपरा को ही महत्व दिया जाता है। तो जब हमारा जो प्राचीन पाश्चात्य विद्वान होते उन्होंने श्रवण परंपरा से वेद को संग्रहित किया था। उसके बाद श्रुति, वो उनका जो श्रुति किया हुआ वेद था वो उसके बाद मौखिक परंपरा वो सब तब चल रहा था। उसके बाद ही लेखन कला का प्रसार हुआ था। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आज भी लिपि, लेखन, कागज आदि नहीं है। यह केवल प्राथमिकता की बात थी। गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण पठन अधिक प्रमाणित होता था। अशोक के अभिलेख। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, शिलाओं यानी चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासन काल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाण में से यह है। तो अशोक के अभिलेख जो है वो 33 है टोटल, और वो स्तंभों, शिलाओं, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों उस पे पाए जाते हैं। उसका समय भी दिया हुआ है 269 से 231, और वो शासन काल में खुदवाए थे। और ये बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों से है। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनैतिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती है। जो मनुष्य के आदर्श जीवन जीने की सीखें वो वहां पे मिलती है, जो शिलालेख है, अभिलेख है, वहां पे मिलती है। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मागधी में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया जाता है। जो पश्चिम भाग है, पश्चिम क्षेत्र है, वहां के जो शिलालेख है वहां पे कौन सी लिपि अपनाई गई है? खरोष्ठी लिपि। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और आरामाइक भाषा द्विभाषीय आदेश दर्ज किया हुआ है। इन शिलालेख में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी यानी प्राकृत में प्रियदस्ती और देवाना प्रिय यानी देवों को प्रिय यानी प्राकृत में देवान प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा यानी पाकिस्तान में जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लद्दाख यानी काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघुशिला स्तंभ लेख एवं लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो सर्वप्रथम जो जेम्स प्रिंसेप नामक जो विद्वान थे उन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। उसके बाद देखते हैं हम अशोक के प्रमुख शिलालेख। देवानाम प्रिय तो प्रियदर्शी राजा अशोक मौर्य सम्राट। अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। जो अशोक के जो शिलालेख है वो कौन सी लिपि में मिलते हैं? तो खरोष्ठी लिपि में। उसके बाद देखते हैं हम अशोक के दीर्घ शिलालेख। अशोक ने 14 दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पहला है धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिले में है। जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पे धौली जो शिलालेख है वहां पे प्राप्त है। उसके बाद है शाहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान के पेशावर में है। तीसरा है मानसेहरा, यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। इसके बाद है कालसी, यह वर्तमान उत्तराखंड के देहरादून में है। जौहगढ़, यह उड़ीसा के जौहगढ़ जिले में स्थित है। और सोपरा, यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। उसके बाद एरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। उसके बाद गिरनार, यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है जो कि गुजरात में है।
तो देखते हैं हम प्रथम शिलालेख। स्थान गिरनार, जिला जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। भाषा इसकी है प्राकृत यानी पाली। लिपि इसकी है ब्राह्मी। काल इसका है 270 से 232 ईसा पूर्व। उसका मूल विषय है हिंसा विरोध और अहिंसा का पालन। हिंसा का विरोध करना और अहिंसा का पालन करना, यह गिरनार का जो शिलालेख है वहां पर जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और उसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, जो प्रथम शिलालेख है वह गिरनार का है। उसके बाद द्वितीय शिलालेख, जो कि स्थान उसका गिरनार ही है, जिला उसका जूनागढ़ है जो कि गुजरात में है, और उसकी भाषा प्राकृत यानी पाली है। लिपि इसकी ब्राह्मी है और काल इसका 270 से 232 ईसा पूर्व का ही है, और उसका मूल विषय राज्य का विस्तार और जन कल्याण करना इसका विषय है। इसका मूल विषय क्या है, तो राज्य का विस्तार करना और जन कल्याण करना। ठीक है। उसके बाद तृतीय शिलालेख, स्थान इसका गिरनार है, जिला उसका जूनागढ़ है जो कि गुजरात में पाया गया है। उसके बाद उसकी भाषा प्राकृत यानी पाली है। लिपि इसकी ब्राह्मी है और काल इसका 257 ईसा पूर्व है, और उसका मूल विषय जो है वो धर्म का प्रचार करना, अहिंसा, दान, समाज सेवा और मितव्ययिता इसका मूल विषय है। तृतीय जो शिलालेख है वो भी गिरनार में ही प्राप्त है और उसका मूल विषय जो है जो धर्म का प्रचार करना है। उसके बाद जो चौथा है चतुर्थ शिलालेख, वो हम देखते हैं। तो चतुर्थ शिलालेख है, स्थान उसका गिरनार, जिला उसका है जूनागढ़ यानी गुजरात, भाषा उसकी प्राकृत यानी पाली है, लिपि इसकी ब्राह्मी है, काल इसका 257 ईसा पूर्व है, और उसका मूल विषय धर्मोपदेश, अहिंसा एवं जन कल्याण का ही है। तो काफी सारे चार जो थे, 1 से 4 लेकर जो शिलालेख थे वो सारे के सारे गिरनार के ही थे, जो कि जिला उसका जूनागढ़ है और वो हमारे गुजरात में ही है। तो जो स्टूडेंट वो देखना चाहते हैं तो आ जाइएगा, हम साथ में चलेंगे, ताकि मैं भी गुजरात से ही हूँ। तो वेलकम टू गुजरात। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसको भी देखना है वो आ जाइएगा। ठीक है। उसके बाद पंचम शिलालेख देखते हैं हम। उसका स्थान है मानसहरा यानी पंजाब में, भाषा इसकी है प्राकृत यानी पाली, लिपि इसकी है खरोष्ठी, काल इसका है 257 ईसा पूर्व, और उसका मूल विषय है धर्मोपदेश, अहिंसा, जन कल्याण, कल्याणम दुष्करम, अशोक। ये इसका मूल विषय है। ठीक है, जो कि पंजाब में, अभी के जो पंजाब है वहां पे मानसहरा में स्थित है। उसके बाद षष्ठ शिलालेख, जो कि हमारा गुजरात में ही है, स्थान इसका है गिरनार, जिला इसका है जूनागढ़ जो कि गुजरात, भाषा उसकी प्राकृत यानी पाली, लिपि इसकी ब्राह्मी, और काल इसका 270 से 232 ईसा पूर्व। मूल विषय इसका राज्य की प्रति कर्तव्य, जो राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं वो उसमें पाए गए हैं, और उसका मूल विषय दूसरा भी षष्ठ जो शिलालेख था उसका भी मूल विषय यही था कि धर्म लिपि लेखन प्रयोजन, जो धर्म की लिपि है उसकी लेखन प्रयोजन कैसे करे, तो वो उसका मूल विषय था। सप्तम शिलालेख, जो शाहबाजगढ़ी स्थान उसका है, जो शहबाजगढ़ी यानी पाकिस्तान का है, और भाषा उसकी प्राकृत यानी पाली है, लिपि उसकी खरोष्ठी है, काल उसका 270 से 232 ईसा पूर्व का है, और मूल विषय उसमें सामाजिक और धार्मिक समरसता का है। सामाजिक और धार्मिक की समरसता का उसका मूल विषय है। उसके बाद अष्टम शिलालेख, जो उसका स्थान शाहबाजगढ़ी यानी शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है, भाषा उसकी प्राकृत यानी पाली है, लिपि उसकी खरोष्ठी है,
काल उसका 260 ईसा पूर्व है। मूल विषय उसमें धर्मनिष्ठ सामाजिकता पाई गई है। उसके बाद नवम शिलालेख, स्थान इसका गिरनार, जिला उसका जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, भाषा उसकी प्राकृत यानी पाली है, लिपि उसकी ब्राह्मी है, काल उसका 270 से 232 ईसा पूर्व और मूल विषय उसमें धर्ममंडल और धर्मदान उसका विषय है। तो काफी सारे गिरनार के शिलालेख हैं, तो जो भी देखना चाहता है तो वो आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद दशम जो शिलालेख है वो भी गिरनार का ही है। जिला उसका जूनागढ़, गुजरात, भाषा प्राकृत पाली, लिपि ब्राह्मी, काल उसका 270 से 232 ईसा पूर्व और उसका मूल विषय है धर्माचरण। धर्म का आचरण कैसे करें वो उसका मूल विषय है। उसके बाद जो एकादश शिलालेख है वो शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान का है, भाषा उसकी प्राकृत यानी पाली है, लिपि उसकी खरोष्ठी है, काल इसका 270 से 232 ईसा पूर्व का है और मूल विषय उसमें धर्मदान और उसकी व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद द्वादशवां शिलालेख वो भी हमारे गुजरात का है जो कि उसका स्थान गिरनार, जिला जूनागढ़ और गुजरात, भाषा उसकी प्राकृत पाली, लिपि उसकी ब्राह्मी, काल उसका 270 से 232 ईसा पूर्व और मूल विषय इसका धार्मिक समरसता का है। उसके बाद त्रयोदश शिलालेख, तो स्थान उसका है शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में स्थित है, भाषा उसकी प्राकृत यानी पाली है, लिपि उसकी खरोष्ठी है, काल उसका 262 ईसा पूर्व है और मूल विषय उसका धार्मिक समरसता और कलिंग के युद्ध का परिणाम था। जो परिणाम है वो वहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त हुई है, जो पहला है रूपनाथ, दूसरा है गुर्जरा, तीसरा है भाबहू और चौथा है मास्की और पांचवा है सहसराम। तो आइए हम देखते हैं, उसके पहले मैं पानी पी लूं जरा। तो देखते हैं हम रूपनाथ। ईसा पूर्व 232 का यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। जो रूपनाथ है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। भाबरू यह राजस्थान में जयपुर जिले में विराटनगर में स्थित है। जो भी राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं, वो वहां पे जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। विराटनगर में स्थित है। किसने अशोक के बौद्ध धर्म का वर्णन किया है? मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है। इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। उसके बाद सहसराम यह बिहार के शाहबा जिले में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अशोक का गुर्जरा लघु शिलालेख है, वो देखते हैं। स्थान उसका है गरजुरा यानी दतिया मध्य प्रदेश में। भाषा उसकी है प्राकृत, लिपि उसकी है ब्राह्मी, विषय उसका है धर्म का उपदेश यानी धर्मोपदेश। अशोक द्वारा सिंहासनोरोहण के 8वें वर्ष कलिंग विजय किया गया। लंका का प्राचीन नाम ताम्रवर्णी वहां पे पाया गया है। आज के लिए इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी लिपि तथा अभिलेख पर ही होंगी, तो हम उसके जो बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करवा लेंगे। आज का जो होमवर्क है वो आपको हैंड राइटिंग के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करने हैं। ग्रुप आपको यहाँ पे दिया है, संस्कृत बाय नीतू, और ग्रुप का लिंक यहाँ पे बताया है, तो वो लिंक पे आपको करना है, सेंड करना है। ठीक है। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।
और फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए www.ugcnet. हमारी जो वेबसाइट है और बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।